अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे, खबरदार खबरदार, कोरोना कर रहा है फिर तेजी से वार। मुल्क में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी बढ़ने लगी। 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में 141 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के 4199 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही है। मजमूई अमवात 25,235 हो गई हैं। 24 घंटे के दौरान 61,410 टेस्ट किए गए। कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं और आपको ये बताएं कि 4 माह के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कराची में एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर कायद में 63 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जिला शर्की में 21, जिला कोरंगी में 14, जनूबी में 9, गरबी में 7 अमवात रिपोर्ट हुई। जिला वस्ती में 6, किमाड़ी में 3 और मलीर में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 12.7% रही। 24 घंटों में कराची में 876 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। और सरबरा NCOC असद उमर ने 1 सितंबर से 17 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। 15 सितंबर तक 1 डोज लगवाना भी लाजमी करार दे दी। हवाई सफ़र के लिए भी 30 सितंबर से कबल दोनों डोज लाजमी करार दे दी हैं। प्रेस ब्रीफिंग में असद उमर का कहना था कि 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर्स बगैर वैक्सीन काम नहीं कर सकेंगे। होटल और गेस्ट हाउस पर भी पाबंदियां होंगी। 15 अक्टूबर के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा कि 1 सितंबर से कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को मखसूस वैक्सीन लगाई जाएगी। 31 अगस्त के बाद कोई भी स्कूल के अंदर या स्कूल के बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम पर हाजिर नहीं हो सकेगा अगर उसने कम से कम 1 डोज वैक्सीन की ना लगवाई हुई हो, और 30 सितंबर के बाद वो काम नहीं कर सकेगा अगर उसने पूरी वैक्सीनेशन यानी दोनों डोज ना लगवाई हुई हो। 30 सितंबर के बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। 15 साल से लेकर 16 और 16 से 17 साल वाले बच्चे जो हैं उनकी कैटेगरी जो है उसकी भी वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। उसकी तारीख उसके बाद होगी, उसका चंद दिनों में हम एग्जैक्ट तारीख का ऐलान कर देंगे। वो तमाम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं यानी जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है निज़ाम जो है उसमें कुछ कमज़ोरी है, और उसकी एक बाकायदा मेडिकल लिस्ट हम छाप चुके हैं, हम दोबारा से बता देंगे। उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उनको एक मखसूस वैक्सीन जो है जो इस काम के लिए मुनासिब तस्वर की रही है, उसका भी आगाज 1 सितंबर से हो। हम क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार सोहेब अलवी साहब से। सोहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोहेब साहब, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने जीत हासिल की और उसमें शाहिन शाह आफरीदी के सर जो है वो जीत का सेहरा जाता है तो गलत नहीं होगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इंटायर टीम को क्रेडिट जाता है। शाहीन ने तो बाजवाब बॉलिंग की, 10 विकेटें ली, और लेकिन देखिए अगर फवाद आलम आपकी वो 124 रन नॉट आउट नहीं बनाता और अगर वो जल्दी आउट हो गया होता तो आपके पास ये लीड ही नहीं होती। सो मेरा ख्याल है कि, और फिर इमरान बट लुक एट टेस्ट मैचेस में 16 कैचेस लिए हैं। ही इज नॉट वर्किंग एज एन ओपनर वेरी मच, ऑल्दो सेकंड इनिंग में अच्छा स्कोर किया। लेकिन देखिए, मैं ये आपसे फिर ये कहूंगा कि बहुत आला बॉलिंग की शाहीन आफरीदी ने, लेकिन अब्बास की 2 बॉलों में 2 विकेटें, और उसके बाद नुमान ने जो कल 3 विकेटें ली हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने बैटिंग में कारकर्दगी दिखाई और स्पेशली सेकेंड इनिंग में जिस तरह से खेले, तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी डिजर्व्स मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड टीम एफर्ट। सोहेब साहब, वेस्ट इंडीज ने कहाँ गलती कर दी? क्या पार्टनरशिप्स जो है वो नहीं लग सकी, इस वजह से ये मैच हारे? देखिए, पहली बात है कि वेस्ट इंडीज की तो वो टीम ही नहीं है। इनका टेम्परामेंट 5 डे टेस्ट मैचेस का नहीं है। अगर टेस्ट भी ये जीते हैं, एक्चुअली अगर पाकिस्तान ने एक कैच भी पकड़ी तो ये हार गए होते। तो इनकी अगर आप टीम देखें तो इन्होंने कोई ज्यादा स्कोर्स किए ही नहीं चारों इनिंग्स में, और कम स्कोर्स पे आउट हुए। इनकी वो बैटिंग नहीं है, मेरे समझ में नहीं आया इन्होंने शाय होप को क्यों नहीं खिलाया। बहुत आला बैट, लेकिन बहरहाल इनकी मर्जी, और ये वजह है कि इनएक्सपीरियंस टीम थी और टेस्ट मैचेस में इतना स्कोर नहीं करती है। ये कभी कभार जीत जाती है, लेकिन बेसिकली T20 के प्लेयर्स हैं, इनका टेम्परामेंट नहीं है। और दूसरा ये है कि शाहीन आफरीदी ने जिस तरह से बॉलिंग की, इनको बिल्कुल मेस्मराइज कर दिया। तो शोएब साहब, आप क्या समझते हैं कि
अगर जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उसमें खिलाड़ी वो होते हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर क्या मैच का नतीजा कुछ और होता? जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इनके और भी एक दो अच्छे प्लेयर्स थे, वो किसी वजह से इन्होंने नहीं खिलाए। शायद होप फील्डिंग करने तो आया था, दैट मींस फिट था, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त क्रेडिट पूरा जाना चाहिए, क्योंकि पहला टेस्ट हारने के बाद उसके बाद जिस तरीके से सेकंड टेस्ट में आए, जिस तरह से अपनी बैटिंग को रिकवर किया, मेरे ख्याल में पहली दफा है कि कोई 300 रन पे 3 विकेटें हार गई हो पहले दिन पहली इनिंग्स में, और फिर आके इतनी स्ट्रॉन्ग 100 रन से जीती हो। लेकिन तो शोएब साहब, क्रेडिट तो जरूर जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम को, लेकिन वो कहते हैं कि जीत जो है वो बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है। अगर बात की जाए ओपनिंग जो बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आबिद अली हो या इमरान भट्ट हो, आप क्या समझते हैं, क्या टेक्निक की गलती है या टेम्परामेंट जो है वो लूज कर जाते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत डर के खेल रहे हैं, क्योंकि जब आप सेकेंड इनिंग्स देखें तो इन्होंने 6 ओवर्स में 50 रन किए, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट में इतनी जल्दी स्कोर नहीं हुआ होगा। उससे लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये अच्छा खेल सकते हैं, इनको कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी जीत जो है वो खामियों को उसको नहीं छुपाना चाहिए। अभी हैं हमारी में आबिद अली और इमरान भट्ट की, और मगर जिस तरह से सेकेंड इनिंग में खेला, मुझे लगता है अगर इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आज जाइए अपने स्ट्रोक्स खेलें, रादर देन वो डिफेंस करके और 1 घंटे में आपने विकेट नहीं गिरने देना है, तो उसकी वजह से जब डिफेंसिव हो जाता है बैट्समैन तो ज्यादा जल्दी आउट हो जाता है। अच्छा शोएब साहब, अजहर अली भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, गो कि उन्होंने माजी में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, टेस्ट क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा रहे, लेकिन अब वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए, हर बैट्समैन का कुछ जरा सा फॉर्म में डिप आता है, स्पेशली वो जरा एज का हो जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी इंग्लैंड में उन्होंने जो 145 किए थे, फिर न्यूजीलैंड में उन्होंने इतना अच्छा खेला था, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि टेस्ट मैचेस में गैप्स बहुत आ रहे हैं। तो जो प्लेयर्स वनडे वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, T20 और ये, तो आप देखिए आबिद अली हो गया, इमरान भट्ट हो गया, अजहर अली हो गया, फवाद आलम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है। जब आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो फिर आप आके 6 महीने बाद एक मैच खेलेंगे, फिर 4 महीने बाद एक मैच खेलेंगे, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, आई थिंक अजहर अली के पास कम से कम 1 साल और है, उसके बाद देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन राइट नाउ उसने 1-2 सीरीज में नहीं परफॉर्म किया है, उसको भी मौका देना चाहिए। अच्छा शोएब साहब, अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए पाकिस्तान की, तो फ़हीम अशरफ खेल रहे थे, उसमें फवाद आलम खेल रहे थे। फवाद आलम ने तो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आजकल टीम से बाहर हैं, जिसमें असद शफीक हो गए, हारिस सोहेल हो गए, टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। देखिए, होता ये है कि जब आप कोई भी टीम बनाते हैं ना, तो पहले आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी देखते हैं कि हमें यहाँ पे 4 बॉलर्स चाहिए, यहाँ पे हमें 4 बॉलर्स में से 3 में चाहिए, उसके अलावा 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के अलावा एक ऑलराउंडर चाहिए जो 6 पे खेलेगा। अब रिजवान आपका इतना अच्छा खेल रहा है, तो आप उसको 6 पे खिला के और फिर 5 बॉलर्स खिला सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है टेस्ट मैच में। तो वहां पे जब आप असद शफीक को डालने की कोशिश करते हैं तो फिर उसकी जगह नहीं बनती, क्योंकि पहले 5 बैट्समैन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर अजहर अली दोबारा एक और टेस्ट सीरीज में फेल होता है, जो कि अभी 5-6 महीने हैं उस सीरीज को, तो फिर आप असद शफीक को अजहर अली की जगह ट्राई कर सकते हैं। और मगर ये देखिए नंबर 3 पे खेल रहा है, तो क्या आप असद शफीक को नंबर 3 पे लाएंगे बिकॉज आप फवाद आलम, बाबर आजम को मूव नहीं करना चाहेंगे वहाँ से? तो ये सारी चीजें देखना पड़ती हैं, कौन सी जगह खाली होने वाली है, उसके लिए कौन सा स्पेशलिस्ट बैट्समैन अवेलेबल है। आपके पास शकील है, सरूफ, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या असद शफीक को अगर वापस लाते हैं और वो नंबर 6 पे खेलते हैं जहाँ रिजवान खेल रहा है, तो फिर हमारा रिजवान नंबर 7 हो जाता है, फिर हमारा एक एक्स्ट्रा बॉलर कम हो जाता है। और शोएब साहब, अगर फ़हीम अशरफ की बात की जाए, देखिए फ़हीम अशरफ का ये है कि वो जो 25-30 रन बना देता है, और इस इनिंग्स में भी आप देखें जो उसने संभाला दिया इस टेस्ट में भी, तो उस वजह से अब 1-2 विकेट में वो ले ही जाता है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर स्ट्रेटजी ऐसी हो कि दूसरी टीम की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर आज ये चाहते हैं 4 बॉलर्स के साथ जाते हैं और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला देते हैं।
वहां पे शायद आप शकील को खिलाएं या फिर शकील को वापस लेकर आए, अजहर को ओपन करा के एक असद शकील को खिला सकते हैं आबिद अली की जगह। तो ये सारी चीजें देखना पड़ती हैं और सामने ऑपोजिशन को देखना पड़ता है, पिच को देखना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी सिलेक्शन करते हैं। अच्छा शोएब साहब, आपको ये डिसीजन कैसा लगा था यासिर शाह की जगह जो नुमान अली को शामिल किया गया था और उन्होंने 3 विकेटें भी हासिल करी, क्योंकि यासिर शाह जो है वो काफी दिनों से जो है वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह करते थे वो माजी में? देखिए यासिर का तो अब मुझे लगता है शोल्डर इंजरी के बाद एक स्पेशली लेग स्पिनर के लिए शोल्डर इंजरी के बाद बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगेन वो भी टेस्ट प्लेयर है, वो वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो वो आता भी 5-6 महीने बाद है, इस दफा साल के बाद या व्हाटएवर। तो डिसीजन वाज राइट, यू हैव, चाहे आप जितना बड़ा बॉलर हो, लेकिन अगर वो कर रहा है तो आपको लाना है। आई वुड हैव थॉट, ऑल्दो नुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेटें ली, वो बहुत वैल्यूबल थी, स्पेशली ब्लैकवुड की। तो आई स्टिल फील कि अब जाहिद महमूद या उस्मान कादिर को आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप उस्मान कादिर को वाइट बॉल के लिए रख रहे हैं तो जाहिद महमूद को फिर आपको जरा सा चांस देना चाहिए। मेरा ख्याल है लेग स्पिनर फिर भी इज अ बेटर मैच विनर देना। ठीक है, आगे आने वाले मैचेस में कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। शोएब साहब आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया।